बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परचेज़ ऑर्डर का एक स्पेसिमन डिस्कस करते हैं और ये कंप्यूटराइज परचेज़ ऑर्डर है। लेकिन अगर आप मैनुअल भी मतलब अगर किसी जगह पे सिस्टम जनरेटेड परचेज़ ऑर्डर नहीं निकलता, वहाँ पे कोई ERP सिस्टम नहीं लगा हुआ है, तो फिर सेम ये कॉलम और रॉ वगैरह जो है ये आप एक्सेल के ऊपर भी बना सकते हैं या वर्ड में भी बन जाता है आसानी से। तो स्पेसिमन मैं यहाँ पर दे दूँगा, तो इसको आप देख लें और इस स्पेसिमन को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बोल देता हूँ कि परचेज़ ऑर्डर किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है या जो परचेज़ ऑर्डर होते हैं उसमें उनमें क्या चीज़ें लिखी होती हैं। अच्छा, पहले तो ये कंपनी के लेटर हेड के ऊपर होगा, तो कंपनी का जो भी मोनोग्राम है, फिर कंपनी का नाम होगा, उसके ऊपर उसका नाम, जो एड्रेस है, मेलिंग एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ईमेल है, ये सारी डिटेल लिखी होगी जैसे लेटर पैड के ऊपर सारा कुछ लिखा होता है। तो आप समझेंगे वो सारा लेटर पैड जो किसी कंपनी का बना हुआ है सेम वो लेटर पैड होगा। अगर ये सिस्टम जनरेटेड है तब भी सिस्टम में ये सब चीज़ें सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होती हैं। उन्होंने एक स्पेसिमन बना के रखा होता है और उसमें कुछ कॉलम होते हैं जिनको आप फिल करते हैं और उसके बाद उसका जब प्रिंट निकालते हैं तो वो सेम ये जो परचेज ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये निकल आएगा। और अगर मैनुअली बनाना हो तो हमारे ज़माने में तो वो बुक्स होती थी परचेज़ ऑर्डर की, जैसे रसीद बुक होती है, तो इस तरह के 4 पेजेस का परचेज़ ऑर्डर होता था, फर्स्ट ओरिजिनल, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ कॉपी, और 4 उसके पर्थ होते थे। उसके दरमियान में वो हम कार्बन कॉपी रखते थे, 3 कार्बन कॉपी रखी और उसको हैंड रिटन करते थे। प्रिंट हुआ होता था, लेकिन जो चीज़ें अब कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो चीज़ें वहाँ पे हम हाथ से लिख देते थे। तो उसके बाद वो परचेज ऑर्डर साइन होता था और उसको सप्लायर को भिजवा दिया जाता था। अब वो चीज़ें जो हाथ से लिखते हैं वो कंप्यूटर में एंटर हो जाती हैं, और जो चीज़ें मैनुअली उस वक्त प्रिंट हुई होती थी लेटर पैड परचेज ऑर्डर के ऊपर, तो वो चीज़ें अब सॉफ्टवेयर में परमानेंट एंटर कर दी जाती हैं। एक ही दफ़ा सॉफ्टवेयर जब बनता है तो वहाँ पे वो चीज़ें मेंशन होती हैं। जब भी आप परचेज़ ऑर्डर को खोलते हैं तो वो जो पूरा स्पेसिमन है, जैसे कोई प्रिंटेड परचेज़ ऑर्डर सामने आता है तो ऐसे प्रिंटेड स्क्रीन पे आ जाता है। तो उसमें जो चीज़ें चेंज करने वाली होती हैं उनको चेंज करते हैं और वो उसकी कॉपी निकाल के सप्लायर को भिजवा देते हैं। और एडवांस किस्म के जो ERP सिस्टम है वो तो ऑटोमेटिकली सप्लायर को भिजवा देते हैं। अच्छा, परचेज ऑर्डर में जैसे बताया कि लेटर पैड के ऊपर जो भी मोनोग्राम, एड्रेस, नाम कंपनी का सब लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है परचेज ऑर्डर, यानी हेडिंग है परचेज ऑर्डर। और फिर जो कंपनी परचेज ऑर्डर इशू कर रही है उसका GST नंबर लिखा हुआ है, उसका NTN नंबर लिखा हुआ है, फिर PO का नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, ये GST नंबर खुद ब खुद आएगा, NTN खुद ब खुद आएगा, क्योंकि ये एक ही दफ़ा एंटर वहाँ पे किया होता है। परचेज ऑर्डर नंबर, अब ये नंबर अगर तो मैनुअल है, कोई प्रिंटेड पेपर है, तो वहाँ पे सीरियल नंबर चलते हैं, तो वहाँ पे खुद ब खुद ही लिखा होता है परचेज ऑर्डर नंबर। जैसे सीरियल नंबर हर अगले पेज के ऊपर डिफरेंट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते हैं। तो इसी तरह परचेज ऑर्डर की बुक जो होती है उसमें हर अगले परचेज ऑर्डर पे अगला नंबर लिखा होता है। और अगर ये सिस्टम जनरेटेड है तो सिस्टम खुद ही अगला नंबर जनरेट कर देता है। जैसे कोई PO फाइनली ऑथोराइज होता है, यानी उसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट जब जो भी अथॉरिटी है वो उसको फाइनली ऑथोराइज कर देती है, तो वो PO फाइनल हो जाता है। और उसके बाद जब भी कोई दूसरा बंदा या वही बंदा नया PO इशू करने लगेगा तो नया नंबर आएगा। तो नंबर सिस्टम खुद ब खुद ही जनरेट कर देता है। उसके बाद डेट है, यानी परचेज ऑर्डर का नंबर और उसका डेट। तो जिस दिन वो इशू हो रहा है उस दिन की डेट भी खुद ब खुद आ जाएगी। और अगर मैनुअल है तो आप डेट वाले कॉलम में उस दिन की डेट लिख दें जो जिस दिन PO इशू हो रहा है। फिर सप्लायर का नाम है और सप्लायर का एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर है, उसका कॉन्टैक्ट पर्सन है जिसके साथ डील हो रही है। तो ये चीज़ें मैनुअली परचेज ऑर्डर में हाथ से लिखनी पड़ती हैं, सप्लायर का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह। और अगर ये सिस्टम जनरेटेड परचेज ऑर्डर है तो फिर ये चीज़ें
जब खुद ब खुद ही आएंगी, क्योंकि सिस्टम में जितने भी अप्रूव्ड सप्लायर होते हैं जिनको भी पीओ इशू होना होता है उनका डाटा जो है वो सिस्टम में एंटर करवा दिया जाता है। यानी जितने भी सप्लायर होते हैं उनका डाटा सिस्टम में अवेलेबल होता है। और अगर कोई नया सप्लायर ऐड करना हो तो पहले उससे एक फॉर्म फिल करवाना पड़ता है कि जी हमने आपकी एंट्री करवानी है सिस्टम में, तो आप इसमें अपना जो भी पर्टिकुलर रिक्वायर्ड होते हैं उसमें उस कंपनी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन और NTN, GST नंबर, बैंक डिटेल, तो या और भी कोई डिटेल रिक्वायर्ड हो तो ये सब चीज़ें उससे ले ली जाती हैं। स्टैंप साइन उससे करवा लिए जाते हैं उस पेपर के ऊपर कि जी ये इन्फॉर्मेशन ट्रू एंड करेक्ट है, और फिर उस इन्फॉर्मेशन को सिस्टम में एंटर करवा लिया जाता है। जो भी डिपार्टमेंट, नॉर्मली IT डिपार्टमेंट होता है जो सिस्टम को हैंडल कर रहा होता है, तो वो IT डिपार्टमेंट से कहते हैं कि जी ये हमारी जो प्रोक्योरमेंट का सॉफ्टवेयर है, आप उसमें नया वेंडर खोल लें तो आप ये डाटा एंटर कर दें। तो वहाँ पे वो डाटा एंटर हो जाता है, और जब उसको PO इशू करना होता है तो वो स्क्रॉल डाउन करते हैं उसमें वेंडर नेम को, तो जो नाम होता है वहाँ पे उसको क्लिक करते हैं तो वो नाम और उसकी पूरी डिटेल खुद ब खुद ही वहाँ पे सिस्टम में आ जाती है, यानी PO के ऊपर आ जाती है। अच्छा, अब एक साइड पे तो ये सारी चीज़ें हो गई जो अभी बोली हैं। अब दूसरी साइड में कुछ फिक्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो खुद ब खुद ही सब PO के ऊपर सिस्टम खुद ही ले आएगा। लेकिन अगर ये मैनुअल है तो फिर परचेज ऑर्डर जो मैनुअल होगा उसके ऊपर ये चीज़ें प्रिंट होंगी, यानी परमानेंट प्रिंट होंगी, हर PO के ऊपर आएंगी, और सिस्टम के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो सिस्टम खुद ब खुद ही उनको ले आएगा। अब ये कौन सी चीज़ें हैं, ये कुछ नहीं सॉरी यहाँ पे खुद ब खुद नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो जब हम वेंडर को एंटर करेंगे, वेंडर नेम, तो उसके साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन भी वेंडर की आएगी, जिसमें वेंडर का GST नंबर होगा, वेंडर का NTN नंबर होगा। और अच्छा, उसके बाद फिर डाउन पेमेंट है कि डाउन पेमेंट से मुराद है कि इस परचेज ऑर्डर के साथ अगर कुछ पेमेंट हो रही है, कुछ पार्ट पेमेंट हो रही है या फुल पेमेंट हो रही है, तो वो वहाँ पे आप मेंशन कर दें कि इतनी पेमेंट हो रही है, अगर नहीं हो रही तो ज़ीरो कर दें। पेमेंट टर्म्स है आगे। पेमेंट टर्म्स आप या तो फिक्स होगा कि जी सबको 30 डेज़ है, या उसमें भी ऑप्शन अवेलेबल होती हैं। जब आप उसको क्लिक करते हैं सिस्टम में पेमेंट टर्म्स को, तो वहाँ पे आ जाती है कि जी एडवांस है, कैश अगेंस्ट डिलीवरी है, 1 वीक है, 2 वीक है, 30 डेज़ है, 60 डेज़ है। तो इस तरह जो कंपनी ने ऑप्शन रखी होंगी कि हमने इन डेज़ के ऊपर पेमेंट करनी है, तो वो फिर आप उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लें कि जी 30 डेज़ पेमेंट है तो 30 डेज़ को सिलेक्ट कर लें, वहाँ पे पेमेंट मोड आ जाएगा 30 डेज़। अच्छा, मोड ऑफ पेमेंट चेक है, तो मोड ऑफ पेमेंट चेक नॉर्मली चेक के थ्रू ही होती है, तो चेक आ जाएगा वहाँ पे, या अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र होती है तो उसको क्लिक कर दें, तो ये भी परचेज ऑर्डर में। और अगर मैनुअली है तो आप वहाँ पे लिख दें पेमेंट के आगे कि पेमेंट चेक होगा और 30 डेज़ का होगा। अच्छा, उसके बाद फिर एक स्पेशल कॉलम बना हुआ है, उसमें आपने अटेंशन लिखा हुआ है और उसके अंदर लिखा हुआ है इनवॉइस विद साइन DN कॉपी और मेजरमेंट शीट शुड बी सबमिटेड इन hard copy as well through email to the respective corresponding person in the procurement department। कि सप्लाई के साथ इनवॉइस और DN डिलीवरी नोट को कहते हैं, इसको डिलीवरी चलान भी कह सकते हैं आप, कि आप सप्लायर इनवॉइस और डिलीवरी चलान दोनों हार्ड कॉपी सबमिट करें प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को या ईमेल कर दे। तो ये इंस्ट्रक्शन है कि जी ये इसलिए लिखा हुआ है कि सम टाइम सप्लायर सिर्फ इनवॉइस सबमिट करते हैं कि जी ये मैंने सप्लाई कर दिया तो ये इनवॉइस है, तो अब उन्होंने लिख लिया कि नहीं, हमें डिलीवरी नोट भी चाहिए कि जब भी आपने सप्लाई करनी है तो सप्लाई की डिटेल डिलीवरी नोट के ऊपर लहदा से हो और इनवॉइस लहदा से हो। तो इट मीन्स कि सप्लाई जब स्टोर में जाएगी तो वहाँ पे डिलीवरी नोट जाए, और जब प्रोक्योरमेंट को डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसमें इनवॉइस प्लस डिलीवरी नोट की एक कॉपी लगी हो।
और सम टाइम वो कॉपी साइंड होती है बाय स्टोर और सम टाइम नहीं भी होती। अच्छा, उसके बाद फिर परचेज ऑर्डर की डिटेल है। सीरियल नंबर है, यहाँ पे एक ही सीरियल चल रही है कि एक ही आइटम है तो एक ही सीरियल है। लेकिन अगर सीरियल में ज़्यादा आइटम होंगी, जैसे 1 2 3 कुछ आइटम है, तो वो नीचे नीचे सीरियल चलती रहेंगी, 1 2 3 नीचे चलता रहेगा। मटेरियल नंबर है, ये सिस्टम खुद ब खुद जनरेट करता है, क्योंकि सिस्टम में हर मटेरियल को एक नंबर दिया होता है, तो ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा। डिस्क्रिप्शन में फ्लोर वॉश लिखा हुआ है, तो ये भी जितने आइटम होते हैं कंपनी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारे के सारे सिस्टम में एंटर कर दिए जाते हैं। यानी जब वेंडर अकाउंट खुलवाया जाता है तो वहाँ पे आइटम का नाम भी एंटर करवाया जाता है कि कौन सी आइटम हमने लेनी है, या वहाँ से नाल एक ही दफ़ा सारे आइटम जितने भी होते हैं उनको एंटर कर लिया जाता है। तो ये भी स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जितनी कंपनी के आइटम होंगे वो आएंगे, तो उसमें से जो आप मंगवा रहे हैं उसको क्लिक करें तो वो यहाँ पे आ जाएगा। आगे मटेरियल स्पेसिफिकेशन है, ये ब्लैंक छोड़ी हुई है इसलिए कि इसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, एक जनरल केमिकल है। तो लेकिन अगर यहाँ पे कोई लैपटॉप होता तो आगे फिर उसकी स्पेसिफिकेशन होती कि जिसकी ये स्पेसिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल रैम इतनी है, हार्ड डिस्क इतनी है, स्क्रीन इस साइज़ की है वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे स्पेसिफिकेशन आ जाती। क्वांटिटी में 600 लीटर है, आगे यूनिट ऑफ मेजर लीटर में लिखा हुआ तो 600 लीटर है। अच्छा, आगे रेट है पर यूनिट 220, तो करेंसी पाक रुपीज़। ग्रास प्राइस जब यूनिट प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रास प्राइस आ जाएगी 1,32,000। वैल्यू एडेड टैक्स 0 है, फ्रेट चार्जेस 0 हैं, यानी इस पर कोई वैल्यू एडेड टैक्स नहीं है, इसमें कोई फ्रेट भी एप्लीकेबल नहीं है। यानी अब फ्रेट इसलिए एप्लीकेबल नहीं है कि ये डिलीवर्ड होगा। जब प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ने इस सप्लायर से बात की होगी तो उन्होंने कहा होगा कि जी हम इस प्राइस में आपको डिलीवर कर देंगे, यानी एक्स्ट्रा कोई चार्जेस आपको नहीं पे करने पड़ेंगे, तो फ्रेट चार्जेस भी 0 हैं यहाँ पर। फिर नेट प्राइस है, नेट प्राइस वही जो ग्रास प्राइस है वो आ गई, लेकिन अगर यहाँ वैल्यू एडेड टैक्स या कोई फ्रेट चार्जेस होते तो फिर वो ग्रॉस प्राइस में ऐड होकर नेट प्राइस में कन्वर्ट हो जाते। तो अब ग्रास प्राइस और नेट प्राइस एक ही है, चूँकि दरमियान में कोई एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड नहीं हो रहे। जीएसटी जनरल सेल टैक्स होता है जो आजकल 18% है, तो जब नेट प्राइस को के ऊपर 18% कैलकुलेट करेंगे तो वो जीएसटी निकल आएगी 23,760 रुपये लिखी हुई है यहाँ पर। एफईडी फेडरल एक्साइज ड्यूटी अगर कोई हो तो वो ऐड हो जाएगी, जैसे जीएसटी ऐड हुआ है, तो इस पर नहीं है तो इसलिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। टोटल प्राइस में टोटल प्राइस हो गई जीएसटी प्लस नेट प्राइस, तो मतलब ये पीछे जितनी प्राइसेस ऐड हो रही हैं वो सारी ग्रॉस प्राइस में ऐड हो गए, टोटल प्राइस आ जाएगी। तो ग्रॉस प्राइस में क्या ऐड हो रहा है कि वैल्यू एडेड 0 है, फ्रेट चार्जेस भी 0 हैं, जीएसटी 23,760 है, एफईडी फेडरल एक्साइज ड्यूटी 0 है, तो लिहाजा एक ही चीज आइटम ऐड होगी और वो है जीएसटी और ग्रॉस प्राइस, ये दोनों प्लस होके टोटल प्राइस बन जाएगी 1,55,760। शेड्यूल क्वांटिटी 6,600 है और डेट इसकी जो उन्होंने लिखा कि जी एक्सपेक्टेड डेट क्या होनी चाहिए इस सप्लाई की, वो 3/6/2023 है, यानी 3 जून इसकी डेट है। तो ये एक परचेज ऑर्डर है। इसमें अगर कुछ और भी लिखना चाहें तो ये जो टेंशन वाला कॉलम बना हुआ है यहाँ पे आप इसको अपनी बाकी चीज़ें जो भी मेंशन करना चाहें एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे ऐड हो सकती हैं। तो इस तरह से ये एक कंप्यूटराइज परचेज ऑर्डर है जो सिस्टम जनरेट करेगा। फिर एक दफ़ा से बोल देता हूँ कि सिस्टम यहाँ पे ये सारे का सारा परचेज ऑर्डर खुद ही स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, लेकिन जो चीज़ें आपने खुद एंटर करनी है वो होंगी सप्लायर का नाम स्क्रॉल डाउन करके एंटर होगा कंप्यूटर में, तो स्क्रॉल डाउन करके उसको क्लिक कर दें तो वो आ जाएगा खुद ब खुद। और आइटम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो भी कंप्यूटर खुद ब खुद देख लेगा कि अच्छा कौन सी आइटम को आप क्लिक कर रहे हैं, तो जिसको क्लिक करेंगे वो यहाँ पे
एंटर हो जाएगी। क्वांटिटी को अलबत्ता लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी आप खुद मेंशन करेंगे। आप 100 लीटर भी ले सकते हैं, 1000 लीटर भी ले सकते हैं। तो क्वांटिटी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी कि जी 600 लीटर है। लीटर यूनिट ऑफ मेजर जो है ये खुद ब खुद आ जाएगा। और रेट भी आपको देना पड़ेगा। सम टाइम रेट आइटम के साथ मेंशन होता है और सम टाइम नहीं होता, और अगर मेंशन हो तो उसको वो चेंजेबल भी होता है। जैसे ही ये फ्लोर क्लीनर आप स्क्रॉल डाउन करके क्लिक करेंगे तो उसका रेट ऑटोमेटिकली 220 रुपये आगे आ जाएगा, लेकिन ये चेंज भी हो सकता है। अगर मतलब वेंडर का रेट चेंज हो गया तो फिर यहाँ पे 220 आ रहा है, तो आप इसको जो भी चेंज हुआ उसके हिसाब से कर लें। तो ये कॉलम भी चेंजेबल होता है, फिक्स नहीं होता। ग्रास अमाउंट खुद ब खुद कंप्यूटर जनरेट करेगा। 600 को मल्टीप्लाई करके रेट से जो आएगी वो कंप्यूटर खुद ब खुद लिख देगा। यहाँ पे अगर कोई वैल्यू एडेड टैक्स है तो खुद ब खुद आ जाएगा, कैलकुलेट हो गए। अगर कोई फ्रेट चार्जेस है तो वो आप एंटर करेंगे यहाँ पे कि जी इतना फ्रेट है, तो नेट प्राइस भी खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगी। जीएसटी भी खुद ब खुद कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि वो सिस्टम में पीछे मेंशन होता है कि नेट प्राइस के ऊपर 18% या जितना भी रेट कम ज़्यादा हो उतने परसेंट वहाँ पे सिस्टम में एंटर हो जाती है। तो ये जीएसटी भी खुद ब खुद एंटर हो जाएगी। एफईडी भी खुद ब खुद एंटर हो जाएगी। यहाँ पे 0 है तो इट मीन्स कि एप्लीकेबल नहीं है। टोटल प्राइस खुद ब खुद कंप्यूटर जनरेट कर देगा। शेड्यूल क्वांटिटी चूँकि हमने पीछे मेंशन कर दिया तो यहाँ पे फिर खुद ब खुद आ जाएगी। और डेट जो है एक्सपेक्टेड डिलीवरी की वो हम एंटर करेंगे कि जी हमें इस डेट तक ये मटेरियल चाहिए, तो ये डेट फिर यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो इस तरह से इस पीओ के अंदर जो खुद लिखने वाली चीज़ें हैं, यानी जो पीओ बंदा इशू कर रहा है वो इसकी क्वांटिटी लिखेगा, रेट लिखेगा और बस, यानी 2 चीज़ें वो इस पीओ के अंदर लिखेगा। बाकी की सारी चीज़ें कंप्यूटर में ऑलरेडी डाटा अवेलेबल होता है। सप्लायर का डाटा भी अवेलेबल होता है, प्रोडक्ट भी अवेलेबल होती है। उसके ऊपर जितने भी ड्यूटी टैक्सेस हैं वो भी पहले से सिस्टम में अवेलेबल होते हैं। तो जिसने परचेज ऑर्डर इशू करना है वो नया परचेज ऑर्डर खोलेगा और उसमें उस जिसको ऑर्डर करना है उस सप्लायर का नाम निकालेगा, एंटर करेगा, आइटम निकालेगा, एंटर करेगा, क्वांटिटी लिखेगा और बाकी क्या रेट लिखेगा, और बाकी सारे का सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। अब अगर ये परचेज ऑर्डर मैनुअली हो तो तब भी ये सारे का सारा स्पेसिमेन जो है ये प्रिंटेड होता है। तो आपने क्या करना है, आपने सप्लायर का नाम एड्रेस हाथ से लिखना है। कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है तो हाथ से लिखनी है, और आइटम हाथ से लिखनी है, क्वांटिटी हाथ से लिखनी है, रेट हाथ से लिखना है, टोटल अमाउंट कैलकुलेट करके हाथ से लिखनी है, जीएसटी जो बन रही है वो कैलकुलेट करके हाथ से लिखनी है, और बस। तो बाकी सारी चीज़ें जो भी परचेज ऑर्डर के ऊपर होंगी वो प्रिंटेड होगी अगर मैनुअली कर रहे हैं। और सिस्टम जनरेटेड है तो फिर आपने सिर्फ 2 चीज़ें लिखनी है, बाकी सारे का सारा सिस्टम खुद ब खुद एंटर कर देता है। तो इस तरह से ये परचेज ऑर्डर का स्पेसिमन है। और ये परचेज ऑर्डर मेरी कंपनी को आया हुआ है, और मेरे एक सप्लायर हैं, ये एक बड़ी पाकिस्तान की बेकिंग इंडस्ट्री है। अगर उन्होंने देखा कि भाई ये हमारा स्पेसिमन, आप तो माज़रत उनसे कि मैं मतलब मिस यूज़ नहीं कर रहा, मैं थोड़ी नॉलेज के लिए शेयर कर रहा हूँ। तो उनका नाम एड्रेस मैंने डिलीट कर दिया है, और भी उनके जो जीएसटी एनटीएन नंबर वगैरह हैं डिलीट कर दिए हैं। लेकिन फिर भी बहरहाल वो पहचान तो जाएंगे कि अच्छा ये हमारे परचेज ऑर्डर को डिस्कस किया जा रहा है। तो ये एनएससीओ मेरी कंपनी का नाम है, और ये प्रोडक्ट भी मेरी है जो हम उन्हें कोई 10-15 साल से सप्लाई दे रहे हैं। बड़ी कंपनी है बेकिंग में। तो अच्छा, अब इसमें जो सेकंड पेज के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन है, जो स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं हर परचेज ऑर्डर, हर कंपनी में जो परचेज ऑर्डर इशू होता है उसकी बैक साइड पे कुछ प्रिंटेड स्पेसिमन स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो सब के ऊपर ऑलमोस्ट एक ही जैसी होती हैं। और वो फिर नेक्स्ट
वीडियो में दोबारा डिस्कस करते हैं कि वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं।